दोस्तों, एसएससी एंड रेलवे मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स बुक से सेट 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं सेट 7 के पहले सवाल से। अभी हम लोग सेट 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये सेट 7 का पहला सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के दो कोण का माप क्रमशः 60 डिग्री और 80 डिग्री है, तो उस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप कितना होगा। आप सबको अच्छे से पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल जो होता है वह 180 डिग्री होता है। इस त्रिभुज में प्रथम दो कोणों का माप जो है वह 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री है। मान लीजिए कि उस त्रिभुज का तीसरा कोण x डिग्री होगा, तो इस प्रकार से उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है तीसरा कोण कितना होगा, यानी x की वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, प्रथम दो कोणों का योगफल 140 डिग्री हो रहा है, तो 140 डिग्री जब 180 डिग्री से माइनस होगा तो तीसरा कोण यानी x की वैल्यू जो होगा वह 40 डिग्री निकल के आ जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी कि तीसरा कोण जो होगा वह 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सवाल में दिया हुआ है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। सवाल में दिया हुआ है a प्लस 1 बाई बी की पावर r है, a माइनस 1 बाई बी की पावर s है, डिवाइडेड बाय b प्लस 1 बाई a की पावर r इंटू बी माइनस 1 बाई a की पावर s है। तो इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा, यानी इसका सरलीकृत मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि a प्लस 1 बाई बी की पावर r है, a प्लस 1 अपॉन बी की पावर r है, इंटू a माइनस 1 अपॉन बी की पावर s है। इसको जब डिवाइड किया जाता है b प्लस 1 बाई ए, बी प्लस 1 बाई ए की पावर r इंटू बी माइनस 1 बाई ए की पावर s से, तो क्या आएगा ये आपको पता करना है। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा ये आपको पता करना है। एक बात बताइएगा कि इसमें कॉमन टर्म क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिएगा तो बेस का पावर दोनों जगह सेम हो रहा है। यहाँ पर भी बेस का पावर r है, यहाँ पर भी बेस का पावर r है, इसके भी बेस के पावर s है तो इसका भी बेस का पावर s है। मतलब ये कि सबसे पहले r वाला जो पावर है उस टर्म को आप सॉल्व करिए। तो जब r वाले टर्म को आप सॉल्व करोगे ना, तो देखिए यहीं से हमें लग रहा है आंसर हमारा क्या होने वाला है, लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व जब करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि सबसे पहले न्यूमरेटर टर्म को आप सॉल्व कीजिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कितना, ए बी अब प्लस 1 बाई बी, यानी ये बना देगा ए बी प्लस 1 बाई बी ब्रैकेट की पावर r है, इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी होल टू द ब्रैकेट की पावर s है। ठीक है, ब्रैकेट की पावर s है, डिवाइडेड बाय, इसको जब इससे सॉल्व करोगे नीचे वाले में डिनोमिनेटर के टर्म में जब पावर r वाले टर्म को आप सॉल्व करोगे इस टर्म को, तो यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना देगा ए बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कितना a, और ब्रैकेट की पावर क्या है r है, इंटू इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बना के देगा आपको ए बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए होल टू द ब्रैकेट की पावर s। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब एक बात बताइए हमें जरा ध्यान से, यहाँ पर इसका भी पावर r है और इसका भी पावर r है, यहाँ पर भी इसका पावर s है और इसका पावर s है। तो जो न्यूमरेटर का टर्म है और जो डिनोमिनेटर का टर्म है, उन दोनों को एक ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर आप x की पावर m लिख दीजिए और y की पावर आप m लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, यानी कि बेस का पावर दोनों जगह पर सेम है। तो इसी चीज़ को आप डायरेक्ट लिख सकते हो x बट्टे y होल टू द ब्रैकेट की पावर m, यानी इस चीज़ को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर दोनों के ब्रैकेट की पावर सेम है तो इस प्रकार से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले टर्म को एक ही ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ। और जब एक ही ब्रैकेट में आप लिखोगे ना, तो ऊपर का ए बी प्लस ए और नीचे का ए बी प्लस ए, यानी ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। सेम केस यहाँ पर हो जाएगा, ए बी माइनस 1 ऊपर से, ए बी माइनस 1 नीचे से, ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर में बच जाएगा बी अपॉन ए। अच्छा ध्यान दीजिए कि ये बट्टा वाला ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म बन जाएगा ए बट्टे बी की पावर r, ए बट्टे बी की पावर r इंटू ये हो जाएगा क्या, ये बट्टा वाला फिर से ऊपर जाएगा तो ये भी बन जाएगा a बट्टे बी की पावर s, ऐसा कुछ बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि बेस का पावर दोनों जगह पर सेम हो रहा है। जब बेस का पावर दोनों जगह पर सेम हो रहा हो और बीच में गुना का चिन्ह हो, तो उस दशा में दोनों पावर आपस में ऐड हो जाता है। यानी इस चीज को आप डायरेक्ट लिख सकते हो a बट्टे बी की पावर r प्लस s, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ए बट्टे बी की पावर r प्लस s, और यही इस सवाल का उत्तर है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए बट्टे बी होल टू द ब्रैकेट की पावर r प्लस s। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली।
वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी, यानी कि 2 वर्ष के बाद उसे बैंक में कुल कितना साधारण ब्याज जमा करना पड़ेगा, ये आपको पता करना है। बहुत आसान सवाल है। एक बात बताइए, अगर पी की वैल्यू आपको मूलधन आपको दिया गया है 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया अगर मूलधन है, मूलधन 2 लाख है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यानी कि ब्याज की जो दर है वह 7% की दर से है, तो 2 साल के बाद यानी कि 2 साल के बाद उसका एसआई क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन साधारण ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है एसआई बराबर पी डिवाइडेड बाय 100। ये आप सबको अच्छे से पता होगा। सभी वैल्यू आपके पास है। पी की वैल्यू जो है वह 2 लाख यहाँ पे लगा दीजिए, इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा कितना 14% डिवाइडेड बाय 100, यानी हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 14 दूना 28,000, 14 दूना 28,000, ऑप्शन नंबर बी 14 दूना 28,000, यानी कि 2 साल के बाद उस लड़की को बैंक में कुल मिलाकर इतना साधारण ब्याज जमा करना पड़ेगा। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता चल जाता है यहाँ पे कि 7 दूना 14% हमें इसका निकालना है, तो 14% पर देना पड़ेगा 2 साल के बाद, तो कितना होगा 14 दूना 28,000, 2 लाख का 14% होता है 28,000। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी को टर्म वन में 80/80 अंक प्राप्त होते हैं, 80/80 अंक प्राप्त होते हैं, मतलब कि 100% मार्क्स उसे प्राप्त होता है, और टर्म 2 में उसे 75/90 अंक प्राप्त होते हैं। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भरांक क्रमशः 40% और 60% है, मतलब कि भरांक मतलब कि पासिंग मार्क्स, ठीक है। दोनों टर्म के लिए यदि भरांक क्रमशः 40% और 60% है, तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित है, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ पर जो 40 डिग्री और 60 डिग्री है ना, ये बिल्कुल यूजलेस है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपसे पूछा जा रहा है एवरेज मार्क्स कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो बताइए, अगर टर्म वन में उसे 80/80 मार्क्स अगर मिल रहा है, 80/80 अंक मिल रहा है उसे, तो ये 80/80 कितना मार्क्स होता है, आप कहोगे 100% मार्क्स उसे मिल रहा है, यानी कि टर्म 1 में उसे 100% मार्क्स मिल रहा है, और टर्म 2 में उसे 75 मार्क्स मिल रहा है, कुल कितने में 90 में मिल रहा है, यानी कि उसे 75 मार्क्स मिल रहा है कुल कितने में 90 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा कितना, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा लगभग 9 8 72 10 8 80, कितना हो जाएगा, लगभग 83% के आसपास हो जाएगा, 83% के आसपास इसका हो जाएगा। टर्म 2 में कुल मिलाकर उसे इतना प्रतिशत मार्क्स मिल रहा है, टर्म 1 में इसे 100% मार्क्स मिल रहा है, और टर्म 2 में उसे लगभग 83% के आसपास मार्क्स मिल रहा है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों टर्म को मिलाकर उसे कुल कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हो रहा है, यानी कि एवरेज मार्क्स आपसे पूछा जा रहा है। तो एवरेज मार्क्स क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 आप प्लस 100 आप प्लस, ऐसे आप जोड़ दीजिए, इसको भी आधा कर दीजिए और इसको भी आधा कीजिए, तो ये हो जाएगा 50 आप प्लस, इसको जब आधा करोगे तो मान लीजिए ये 84 है, तो 84 को अगर आप आधा करोगे तो ये हो जाएगा कितना 42, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का एवरेज मार्क्स जो मिलेगा वह 90% से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो देख लीजिए 90% से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन दिया गया है, और ध्यान रहे कि इंटीजर वैल्यू आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा क्योंकि सवाल में दिया गया है। तो देख लीजिए 90% से कम कौन सा इंटीजर वैल्यू है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी है, और ये इस सवाल का उत्तर है, यानी कि 90%, यानी इन दोनों का जो प्रतिशत अंक होगा वह लगभग 90% के बराबर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर यहाँ पे जो 40% और 60% दिया हुआ है ये बिल्कुल यूजलेस है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है उसका दोनों टर्म को मिलाकर उसे कुल कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हो रहा है। हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि उन दोनों का पासिंग औसत अंक क्या होगा, ये आप बताइए, हमसे नहीं पूछा जा रहा है। हमसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि टर्म 1 और टर्म 2 को मिलाकर उसे कुल कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि किसी संख्या को 335 और 265 के योग से भाग करने पर भागफल के रूप में 335 और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर मान प्राप्त होता है, ठीक है, और शेषफल के रूप में 35 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। अगर किसी संख्या में यानी कि x में 335 और 265 के योग से भाग करना है, यानी इस x को 335 तथा 265 के योग से भाग करना है। x को 335 यानी कि x को एक संख्या को यानी कि x को 335 एवं 265 के योग से भाग किया जाता है, तो भागफल यानी कि कोशेंट जो आता है वह 335 और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर मान प्राप्त होता है, और जो शेषफल मिलता है वह 35 मिलता है।
तो बताना है आपको x की वैल्यू, वह संख्या क्या होगी। सबसे पहले बताइए कोसेंट क्या होगा। तो कोसेंट के बारे में बोला है भागफल जो मिलता है वह 335 और 265 के अंतर का तिगुना। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप कहोगे अंतर 70 का है, साफ साफ दिख रहा है कि इसमें से 35 अगर माइनस करोगे तो 300 हो जाएगा और 300 में से 35 माइनस करोगे तो 265 हो जाएगा। यानी कि कोसेंट जो बन रहा है वह कितना बनेगा, 70 का 3 गुना, 70 का 3 गुना। और शेषफल 35 है तो x की वैल्यू क्या होगा, यानी कि डिविडेंड आपसे पूछा जा रहा है। डिवाइजर सवाल में दे रखा है, डिवाइजर कितना बनेगा ये बताइए। डिवाइजर हो जाएगा 600, इन दोनों का योगफल 600 बनेगा। तो x की वैल्यू हो जाएगा डिवाइजर इंटू कोसेंट यानी कि 600 प्लस कोसेंट यानी कि 210 इंटू सॉरी ये होता है गुना में, यानी कि डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर यानी कि 35। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए 21 छक्का कितना होता है, 21 छक्का होता है 126, 126,000, 126,000 अब प्लस 35 यही हो जाएगा 35, यानी कि 1,26,035। यही इस सवाल का उत्तर है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का। एक ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल के तीनों साइडों की लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा जो है बी की लेंथ आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और सी की लेंथ जो है वह 10 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा जा रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, अर्ध परिमाप आपको सबसे पहले पता करना है, यानी एस की वैल्यू। सेमी पेरीमीटर अगर हमें पता करना है तो सेमी पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योगफल बट्टा 2। ठीक है, तो योगफल कितना बन जाएगा, तो 10 अब प्लस 7 17 और 17 और 5 कितने होते हैं 22। 22 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा 11। यानी कि उस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा, जो सेमी पेरीमीटर होगा, वह 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर अर्ध परिमाप 11 है तो हमें पता करना है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे। तो ट्रेंगल का एरिया होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फार्मूला से आप दुनिया के किसी भी ट्रेंगल का एरिया आसानी से पता कर सकते हो। ठीक है, तो फार्मूला लगा दीजिए। एस की वैल्यू आपके पास है ही, आपके पास एस की वैल्यू है ही 11 इंटू 11 माइनस ए। 11 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा कितना 6 गुना 11 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, 11 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करके त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से पता कर सकते हो। ठीक है, ये कितना बना के देगा ये बताइए। यहाँ से कितना बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, एक तो 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 11 छक 66, 11 छक 66। तो एरिया का कोई सीन बन रहा है क्या, एरिया तो हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 2 रूट अंडर 66। लेकिन ऐसा कोई है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है 2 रूट 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 को देखिएगा, छूट गया था। सवाल में दिया हुआ है एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य जो होगा वह 100 रुपया होगा, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वह 100 रुपया होगा। अब इसे अगर 10% से 20% से अगर इसको बढ़ाया जाता है, 20% से अगर इसको बढ़ाया जाता है तो ये वैल्यू जो है वह बढ़ के कितना हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है और उसे 20% से बढ़ाया जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 120 रुपया होगा। अब सवाल में कहा कि जब उस वस्तु को 20% से बढ़ाया जाता है तो जो मूल्य आपको प्राप्त होता है, यानी जो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है, अब इसमें 5% का 2 क्रमिक छूट दिया जाता है। तो 5% का जो 2 क्रमिक छूट होता है, यानी कि जो 5% का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है वो कितना होता है, तो आप कहोगे 5% का 2 छूट मिल रहा है, यानी कि 5% का डिस्काउंट उसे 2 लगातार बार मिल रहा है, तो 5% का जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है वह कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 10 में से ये कितना माइनस करना पड़ेगा 0.25 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 9.75, यानी कि इतना प्रतिशत का डिस्काउंट हो जाएगा। यानी कि डिस्काउंट जो होगा वह 9.75% का डिस्काउंट हो जाएगा। यानी कि 5% का 2 क्रमिक छूट, 5% का 2 क्रमिक छूट कहने का मतलब कुल मिलाकर उसे 9.75% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 9.75 का डिस्काउंट जो मिलेगा वह इस पे मिलेगा। 9.75% का जो डिस्काउंट मिल रहा है वह 120 पर मिल रहा है। तो इस प्रकार से उसका जो विक्रय मूल्य होगा वह क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा ये आपको पता करना है। सबसे पहले इसका अपना निकाल दीजिए कितना 9.75%। तो 120 का जो 9.75% होगा वो कितना होगा ये आप बताइए। तो आप कहोगे
कि 120 का 9.75% जो होगा वो कितना होगा। मान लीजिए मैं 10% अगर पता करना चाहता हूँ, क्योंकि आंसर हम लोग अगर 10% भी अगर निकालते हैं तो आंसर तक हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं 10% निकाल लेता हूँ, 9.75% की जगह पर 9.75% की जगह पर 9.75% डिस्काउंट की जगह पर मैं अगर 10% निकाल देता हूँ तो 10% कितना हो जाएगा। 120 का 10% जो होता है वह कितना हो जाएगा, तो आपको अगर 10% 12 हो जाएगा। तो 120 में से अगर आप 12 को माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 108 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब ध्यान रहे, आपको माइनस करना था सिर्फ 9.75%, लेकिन आपने 10% माइनस कर दिया है, तब आपका जो विक्रय मूल्य आ रहा है वह घट के आ रहा है कितना, 108। यानी 120 में से 12 को जब आपने घटाया है तो 108। लेकिन ध्यान दीजिए कि फाइनल वैल्यू जो होगा वह 108 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 108 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य, उसका जो विक्रय मूल्य होगा वह क्रय मूल्य से 108 दशमलव से कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो देख लीजिए 108 से कौन ज़्यादा है हो रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर होगा, क्योंकि आपने क्रय मूल्य को सीपी को अगर आपने 100 माना है और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी आपका 108 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज़्यादा हो रहा है, तो 8% से थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी में 8.3% हो जाएगा। यानी कि फाइनल जो वैल्यू हो जाएगा विक्रय मूल्य का वह क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, 8.3% हो जाएगा। वैसे भी 120 का 9.75% निकालोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए ऑप्शन नंबर 8 में कि एक निम्न तालिका, यानी निम्न तालिका एक कॉलेज के विभिन्न वर्गों अर्थात कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि में अध्ययनरत पुरुष और महिला विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए सवालों का उत्तर दें। सवाल में कहा एक चार्ट बनाया गया है जिसमें महिला पुरुष की संख्या को दर्शाया गया है, और ये संख्या जो है वह किस किस सब्जेक्ट में है। जैसे कला वर्ग में पुरुष की संख्या 210 है और महिलाओं की संख्या 112 है। विज्ञान में पुरुष की संख्या 210 है, 260 है और महिलाओं की संख्या 280 है। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स सब्जेक्ट में 116 पुरुष हैं और 190 महिलाएं हैं, और भी इसी प्रकार से कुछ विषयों में महिला और पुरुषों की संख्या को दर्शाया गया है। तो उस कॉलेज में कुल मिलाकर 656 पुरुष हैं और 647 महिलाएं हैं। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि कॉलेज के कुल विद्यार्थियों में से वाणिज्य की महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। कॉलेज के कुल विद्यार्थियों में से, कहने का मतलब कॉलेज का कुल विद्यार्थी यानी महिला पुरुष को मिलाकर, यानी कि कॉलेज में विद्यार्थियों की जो कुल संख्या होगी उसमें से महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, जो कि वाणिज्य विषय में होगा। तो वाणिज्य विषय में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 190 है। वाणिज्य विषयों में महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो 190 है। और ये जो 190 है वह कुल कॉलेज के विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत होगा। तो कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कॉलेज में कुल मिलाकर 656 पुरुष है एवं 647 महिलाएं हैं। तो ये 190 जो है वह इसका कुल कितना प्रतिशत होगा ये आपको पता करना है, यानी इसकी 100% की वैल्यू आपको पता करना है। बहुत आसान सवाल है, चलिए सॉल्व करते हैं। 190 है, ठीक है, और ये 656 है और ये 647 है, तो ये हो जाएगा कितना, लगभग 1300 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, ये 1300 के आसपास चला जाएगा। यानी फाइनल वैल्यू जो होगा, अगर मैं इसको ऐसे कंपैरेटिव वैल्यू लेता हूँ कुछ भी मैं, तो ये 600 प्लस 612 और इधर 56 है और इधर 4700, यानी मुझे पता है कि 1303 होगा। मैं मान लेता हूँ कि 1300 ही होगा। मान लीजिए कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वह 1300 ही होगा, तो ये जो 190 है वह 1300 का कुल कितना प्रतिशत होगा ये मुझे पता करना है। तो परसेंटेज से यानी 100 से, तो सबसे पहले 2 जीरो से इस 2 जीरो को खत्म कर दीजिए। अब देखिए ऊपर में 190 है और नीचे 13 है, तो 13 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना बना के देगा, 13 एकम 13 हो जाएगा, शेषफल 6 मिलेगा, फिर जीरो उधर है तो ये हो जाएगा कितना, 13 चौका 52। तो देख लीजिए 14 दशमलव कुछ प्रतिशत आपका उत्तर होने वाला है। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14.58% हो जाएगा। कब, ये जब हो जाएगा, यानी ये जो 14.58% जो होगा वह कब आपका फाइनल आंसर होगा, जब ये जो 190 होगा वह इन दोनों का योगफल कितना होगा, 1303 हो जाएगा। 1303 का 100% निकालना है, तो ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा 14.58%, और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। देख लीजिए इन दोनों का सम क्या 1303 ही होगा ना, चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है एक सरलीकरण मान आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि 6 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर प्लस √16, इसका मान कितना होगा ये आपको पता करना है। 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो 36 प्लस 4 40 और 49 यानी कि 89 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि उस द्विघात समीकरण का चयन कीजिए जिसका एक मूल 1 प्लस √3 है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा वह द्विघात समीकरण हो सकता है, यानी वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 1 प्लस √3 है।
और अपने को पता करना है द्विघात समीकरण। इस सवाल में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण में एक मूल अगर कोई अपरिमेय संख्या हो, कोई इरेशनल नंबर हो, तो दूसरा मूल जो होगा वह भी अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन दूसरा मूल जो होगा वह पहले मूल का कंजुगेट हो जाएगा। पहले मूल का कंजुगेट यानी कि संयुग्म हो जाएगा, संयुग्मी हो जाएगा। तो कंजुगेट कहने का मतलब दो टर्मों के बीच के साइन का डिफरेंस होता है, यानी कि पहला मूल अगर 1 + √3 है तो दूसरा मूल होगा 1 - √3, बस साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, आप सबको अच्छे से पता होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसी भी द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं। अगर पहला मूल मान लीजिए अल्फा है और अल्फा की वैल्यू अगर 1 + √3 है, 1 + √3 है, तो बीटा की वैल्यू जो होगी वह इसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट मतलब कि दोनों में बीच का साइन जो होता है वह चेंज हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू जो होगा वह 1 - √3 हो जाएगा। यानी पहला मूल अगर 1 + √3 है तो दूसरा मूल हो जाएगा 1 - √3। तो यहाँ से उस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल आप निकाल सकते हो। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होता है वह होता है कितना हो जाता है, मूलों का योगफल होता है -b/a। अब यहाँ पे -b/a की वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं, तो दोनों को जब आप जोड़ोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, या और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, अब फिर मैं यहाँ से दोनों के मूलों का गुणनफल निकालना चाहता हूँ। दोनों रूट्स के प्रोडक्ट अगर मुझे पता करना है तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a + b इंटू a - b। दोनों को जब गुना करोगे तो ये बना के देगा ना आपको 1 + √3 इंटू 1 - √3, तो ये a + b इंटू a - b हो जाएगा। तो ये होता है a² - b²। तो एक में से √3 का स्क्वायर यानी 3 जब माइनस होगा तो कितना बना के देगा आपको, कहोगे -2। यहाँ से हमें पता चला कि उस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल 2 होगा और उसके मूलों का गुणनफल -2 होगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स जो होंगे वह प्लस का 2 होगा, और उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे, उसके रूट्स के जो प्रोडक्ट होंगे वह -2 होंगे। तो बताइए वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, वह द्विघात समीकरण क्या होगा। आप सबको अच्छे से पता होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, आपका जो जनरल फॉर्म होता है वो आपका होता है x² माइनस मूलों का योगफल यानी कि सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए। आप सबको अच्छे से पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा कितना -2x। ठीक है, अब प्लस का ये होगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी माइनस में ही है, तो ये हो जाएगा -2। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बराबर में 0। तो यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। वैसे इस सवाल में ये सब करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप ऑप्शन चेक करके आंसर पता कर सकते थे। अगर पहला रूट आपका 1 + √3 है, पहला रूट अगर 1 + √3 है तो दूसरा रूट तो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ से हम लोग गेस कर सकते हैं। और सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा ना, तो सारे ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव है सिवाय ऑप्शन नंबर डी को, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते थे बिना सॉल्व किए। ये हमारा 11 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि दो ट्रेन जो समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, यदि उनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर और 140 मीटर है और वे एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल कितनी होगी। प्रत्येक ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। एक बात हमें बताइए, हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो वस्तुएं अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो उस दशा में दोनों ही वस्तुओं का, दोनों ही ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होता है वह आपस में जुड़ जाता है। यहाँ पे दो ट्रेनें हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो यहाँ पर दोनों का जो स्पीड होगा, वेलोसिटी जो होगा वह आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब पहले ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और दूसरे ट्रेन की लंबाई जो है वह 140 मीटर है, और ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रेन 10 सेकंड में अपनी ट्रेन की लंबाई के योगफल को 10 सेकंड में पार करती है। यानी कि 10 सेकंड में कुल मिलाकर कितनी दूरी तय करती है, पहले ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई। तो हमसे पूछा जा रहा है, बताइए पहले ट्रेन की लंबाई, पहले ट्रेन की गति क्या होगा। और ध्यान आपको रखना है कि दोनों ट्रेन की गति जो है वह समान है। एक बात बताइए, ये 10 सेकंड में कुल कितना दूरी तय कर रहा है, तो 10 सेकंड में 120 मीटर प्लस 140 मीटर जितनी दूरी तय कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है पहले ट्रेन की गति कितनी होगी। तो पहले ट्रेन की गति क्या होगी, तो गति निकालने के लिए चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी क्या है 120 मीटर और प्लस 140 मीटर, यानी इतना दूरी को वह ट्रेन कुल कितना सेकंड में, कितना समय में तय कर देता है, तो 10 सेकंड में तय कर देता है। ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर है और ये जो है वह सेकंड है, तो ये स्पीड जो आपको मिलेगा वह कितना मिल जाएगा, मीटर पर सेकंड में मिलेगा। तो 120 अब प्लस 140 ये हो जाता है कितना 260, यानी कि 260 मीटर की दूरी को या 10 सेकंड में तय करता है, तो इसका स्पीड जो होगा वह कितना हो जाएगा 26 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि दोनों ट्रेनों की
चाल का योगफल जो होगा, दोनों ट्रेन की स्पीड का जो योगफल होगा वह 26 मीटर पर सेकेंड होगा। और ध्यान रखिए कि सवाल में दिया गया है कि ट्रेन की गति जो है वह दोनों ट्रेन की गति जो है वह समान है। तो पहले ट्रेन की स्पीड क्या होगा, तो पहले ट्रेन की स्पीड जो होगा वह होगा 26/2 यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड। और यही सवाल का उत्तर है, इसमें कुछ भी है ही नहीं। तो थोड़ा सा भाषा आपको समझना होगा और चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि एक कंबल को 1148 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, जब वह 1148 रुपये में बेचता है तो 30% की हानि होता है। 30% का हानि होता है यानी 30% का लॉस का मतलब क्या होगा, 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह होता है 3/10। अब लॉस लग रहा है यानी कि वस्तु को 7/10 पर बेचा होगा, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य अगर 10 रुपया होगा तो उसका विक्रय मूल्य जो होगा वह 7 रुपया होगा। तो उस दशा में उसे कुल मिलाकर 30% का हानि हो रहा है। यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 10 रुपया है और उस वस्तु को अगर आप 7 रुपया में बेच दोगे तो उस वस्तु पर आपको 30% का हानि हो जाएगा। अब सवाल में कहा है कि उस वस्तु को बेचा जा रहा है 1148 में, बेचना चाहिए था 7 रुपया में, लेकिन बेच रहा है वह 1148 रुपये में। मतलब हम कह सकते हैं कि 7 की वैल्यू जो होगा, अनुपात में 7 का मान जो होगा वह 1148 के बराबर होगा। और यहाँ से आपको पता करना है क्रय मूल्य यानी कि 10 की वैल्यू, अनुपात 10 का मान आपको पता करना है। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा, शेष फल 4 मिल जाएगा, फिर 7 छक 42 हो जाएगा और फिर 7 चौका 28 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 164 है, तो यहाँ से अनुपात 10 का मान जो होगा वह 1640 होगा। मतलब कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वह 1640 रुपया था। उस वस्तु का क्रय मूल्य जो था वह 1640 रुपया था, जिसे 1148 में बेचने पर उसे 30% का हानि हो रहा है। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर उस वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता, अगर उस वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता तो उस वस्तु का कुल विक्रय मूल्य कितना होगा। एक बात बताइए, इस वस्तु का जो 10% होगा वह कितना होगा। आप कहोगे 10% जो होगा वह 164 होगा, लेकिन हमें 5% की वैल्यू चाहिए, तो 164 का आधा कितना हो जाएगा, 164 का आधा कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। यानी इसमें कुल मिलाकर 82 को ऐड जब हम लोग करेंगे तो 5% का लाभ हमें मिल जाएगा, 5% प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक, तो फिर आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस जो होगा वह कितना हो जाएगा, 1640 प्लस 82 रुपया। इन दोनों को आप जोड़ के देखिए तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। कहाँ पे बन रहा है यूनिट डिजिट 2, ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा 1722 रुपया, 1722 रुपया। ऑप्शन नंबर डी 1722 रुपया, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है, कुछ था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तब आपको पता करना है आंसर क्या होगा। एक बात बताइए, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ से आप पता कर सकते हो क्या, ऑप्शन यूज करके पता कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपका उत्तर होने वाला है। आपको हाँ सर हम बता सकते हैं कि हमारा उत्तर जो होगा वह कभी भी ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो अपने सवाल में जो क्यूब का टर्म है वह माइनस में है। ठीक है, यानी कि क्यूब का जो कॉफिशिएंट है वो निगेटिव है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए और बी में क्यूब का जो कॉफिशिएंट है वह पॉजिटिव है, तो ए और बी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब सी और डी में से कोई एक हमारा उत्तर होगा। अब कौन सा उत्तर होगा इसे चेक कर लेते हैं। तो 3x² बनेगा प्लस x² यानी कि 3x² प्लस x² यानी कि प्लस का 4x² हो जाएगा। अभी भी ऑप्शन सी और डी बना हुआ है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो माइनस 18x प्लस 6x यानी कि माइनस का 12x मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि 3x इंटू x माइनस 6 इंटू प्लस x² प्लस 6x माइनस 9 प्लस 6x माइनस 9 प्लस 24 माइनस x² प्लस 24 माइनस x की क्यूब, यानी कि इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक बात बताइए, यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा तो क्यूब का टर्म एक ही जगह पे है, तो यहाँ से एक बात तो आपको पता चल गया कि क्यूब का जो टर्म होगा वो आपका निगेटिव होने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अच्छा इसमें कोई कांस्टेंट टर्म को गलती से तो हमने कुछ भी नहीं लिखा ना, मिस्टेक कोई, ठीक है कोई मिस्टेक नहीं है। अब x² के टर्म को देखोगे तो यहाँ पर 3x² का टर्म बनेगा और यहाँ पे x² का टर्म है, तो ये आपका 4x² मिल जाएगा। ठीक है, अब x का टर्म देख लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 3x माइनस 6 माइनस 18x प्लस 6x। ठीक है, इसके अलावा कहीं पे x का टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस 18x प्लस 6x यानी कि माइनस 12x। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट 3 जो टर्म है वह किस ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है और ये तुम्हारा